हेलो एवरीवन। आज की हमारी क्लास है नरेशन की। किस चीज़ की क्लास है? नरेशन की। तो नरेशन नाम सुनते ही सामने लिखा हुआ है, वैसे तो देखते ही क्लियर हो गया होगा कि नरेशन किसको कहते हैं। पढ़ा हुआ सभी का है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। नरेशन का अगर मीनिंग कोई पूछता है तो नरेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट। क्या मतलब होता है? स्टेटमेंट। तो नरेशन का दूसरा मीनिंग क्या हो जाएगा हमारा? स्टेटमेंट। क्लियर है बात इतनी? अब स्टेटमेंट भी इंग्लिश में है, तो स्टेटमेंट का क्या मीनिंग होता है? स्टेटमेंट हम कहते हैं कथन। किसे कहते हैं? कथन। तो ये बात क्लियर हुई। नरेशन का मीनिंग है स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट का हिंदी मीनिंग क्या हुआ है? कथन। क्लियर है? तो अगर कोई पूछेगा भी नरेशन का पर्यायवाची बताओ, यानी सिनोनिम बताओ, तो नरेशन का सिनोनिम क्या हुआ हमारा? स्टेटमेंट। और हिंदी मीनिंग क्या हुआ इसका? कथन। ठीक। अब हम देखते हैं कि नरेशन शब्द बना कैसे है। तो एक वर्ब सभी ने पढ़ी होगी, नरेट। क्या है? ये एक वर्ब है। तो नारेट का मीनिंग क्या होता है? नारेट का मीनिंग होता है कहना या बखान करना। नारेट माने क्या होता है? कहना या बखान करना। ठीक। क्या कह सकते हैं? टू से। क्लियर है बात? तो नारेट का मीनिंग क्या हुआ हमारा? कहना या बखान करना, या अपनी बात किसी से कहना, सुनाना। और इंग्लिश में क्या कहेंगे उसे हम? टू से का मीनिंग भी क्या होता है? कहना। तो नारेशन क्लियर हुआ है। शब्द हमने समझ लिया है कि शब्द कह होता क्या है। अब इसी नारेशन का इंग्लिश ग्रामर में दूसरा भी नाम होता है। ठीक है? दूसरा क्या नाम होता है इसका? और। ये क्या लिखा हुआ है? और लिखा हुआ है। एक तो हमारा टॉपिक मैंने लिख दिया है नरेशन, इसी के साथ इसका दूसरा क्या नाम है? दूसरे नाम से हम कौन से नाम से पढ़ाई करते हैं इसका इंग्लिश ग्रामर में? तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच देखते ही बहुत सौ को याद आ गया होगा। हाई स्कूल में, नाइन्थ में, 11th क्लास में, 12th में, ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे ये। ठीक। हो सकता है नरेशन याद ना रहा हो, लेकिन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट तो याद रहा होगा। तो अब पता चल गया ना कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में समझ लेंगे हम सबसे पहले। तो डायरेक्ट का मीनिंग क्या होता है? डायरेक्ट हम किसको कहते हैं? ये नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्या है सारा सिस्टम ये। तो ध्यान से समझ लेंगे। बस जरा सी बात है कि इसमें कथन की बात होती है, जैसा कि लिखा हुआ है सबसे ऊपर ये नरेशन का मीनिंग। ठीक। कहाँ से बना है? कथन से बना है। तो कोई भी एक स्पीकर होता है। कौन? कोई भी एक स्पीकर। स्पीकर नहीं समझ समझ लो, कोई आदमी समझ लो। एक आदमी दूसरे आदमी से कोई बात कहता है। क्या कहता है? वो बात कहता है। उसी बात को हम क्या कहते हैं? कथन ही तो कहते हैं। और उसी बात का मीनिंग किस चीज़ से लिया जाता है? यहाँ स्पीच से लिया जाता है। समझ गए? इस स्पीच का मीनिंग क्या होता है? भाषण होता है, सभी को याद है। तो भाषण किस चीज, भाषण शब्द से क्या मीनिंग है? किसी बात का मतलब है उससे। किस चीज का मतलब है? बात से मतलब है। तो स्पीच का मीनिंग क्या हुआ हमारा? बात। अब यहाँ समझेंगे ध्यान से कि बात, दो तरह की बातों का जिक्र हम इसमें करेंगे। दो तरह की बातें एक्सप्रेस की जाती हैं। एक तो डायरेक्ट, ठीक, और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रूप से हम बात अपनी एक्सप्रेस करते हैं, या इनडायरेक्ट रूप से। तो किसी कहने वाले की बात को एज इट इज कह देना। क्या बताया मैंने? एज इट इज। एज इट इज का क्या मतलब होता है? ज्यों का त्यों। एज इट इज माने ज्यों का त्यों।
अब ज्यों का त्यों क्या होता है भाई, जैसे किसी ने कोई बात कही वैसे ही उस बात को कह देना क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो ज्यों का त्यों दूसरा शब्द क्या मिल सकता है, यथार्थ रूप, यथार्थ रूप। ठीक, तो ज्यों का त्यों कह सकते हैं हम, या यथार्थ रूप कह सकते हैं, या यथार्थ कह सकते हैं। तो एक टॉपिक और आता है इंटरमीडिएट में, स्टोरी बनाने का। ठीक, तो हिंदी की इंग्लिश बनाने के लिए आती है, तो वहाँ हमें हिंदी के शब्दों का मीनिंग भी याद करना है हाथों हाथ। समझ गया नहीं। इसी तरह से धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये वर्ड्स काम देते हैं। एज इट इज़ लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग समझ लेंगे। अब क्या समझ लेंगे कि यथार्थ रूप, या ज्यों का त्यों, या यथार्थ भी कहते हैं हम। और इनडायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब है, जब हम किसी किसी स्पीकर की बात को अपने शब्दों में चेंज करके कहते हैं। क्या होता है, चेंज करके कहना, बात को चेंज करके कहना। ठीक, स्पीकर की बात को चेंज करके कहना। या एक बात तो ये समझ में आ गई, ये शॉर्ट में समझ ली है। और क्या कह सकते हैं हम इनडायरेक्ट को, स्पीकर की बात को, स्पीकर की बात से किस चीज का मतलब है, यानी स्पीकर की स्पीच। ठीक, स्पीकर की बात को या स्पीकर की स्पीच को अपने शब्दों में कहना। अपने शब्दों में कहना। दोनों बातें क्लियर है, डायरेक्ट का मीनिंग भी क्लियर हुआ और इनडायरेक्ट का मीनिंग भी क्लियर हुआ है। स्पीकर की बात को चेंज कर गया, अपने शब्दों में कहना क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच। अब एक बार हिंदी में समझ लेंगे थोड़ा सा, कि मोहन ने सोहन से कहा, ध्यान देंगे दोबारा। मोहन ने सोहन से कहा, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा। अब इस बात, इसी मोहन ने सोहन से कहा था कि मोहन की बात है ना ये है, तो मोहन की बात को सोहन ने या किसी और ने क्या कहा भाई, मोहन ने सोहन से कहा कि मैं, मोहन ने सोहन से कहा मैं स्कूल जाऊंगा। तो ये क्या बात हो गई, डायरेक्ट में हो गई। अब इसे हम बदल के अपने शब्दों में कैसे 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 कह सकते हैं, मोहन ने सोहन से कहा कि वो स्कूल जाएगा या वह स्कूल जाएगा, तो हमने मैं, उस मैं की जगह क्या लगाया, मोहन के वह लगा दिया। तो ये वह, यही चेंज करना क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, और ध्यान देंगे बात, कोमे वाला जो इन्वर्टेड कोमाज वाला जो सेंटेंस होता है वो डायरेक्ट स्पीच का होता है। एक पहचान हो रहा है इसकी, इन्वर्टेड कोमाज, ठीक, वाला सेंटेंस। अब इन्वर्टेड कोमाज कौन से होते हैं, तो इन्वर्टेड कोमाज होते हैं ये वाले। ठीक, इन कोमाज के अंदर यहाँ जो भी बात लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, स्पीच कहते हैं। अब यही हम पार्ट्स समझेंगे। अब तो इतना देख लेंगे एक बार, आगे चलते हैं। छोटा सा सेंटेंस है, केवल ध्यान से देखेंगे।
मोहन सेड टू सोहन, मोहन ने सोहन से कहा है। क्या लिखा हुआ है? मोहन सेड टू सोहन, मोहन ने सोहन से कहा है। क्या कहा? ही हैज़ कम, कि वो आ गया है। ही हैज़ कम माने वह आ गया है। अब बताएंगे कि ये सामने लिखा हुआ सेंटेंस कैसा है, डायरेक्ट स्पीच का है या इनडायरेक्ट स्पीच का है। तो अभी एक पहचान बताई थी, इन्वर्टेड कोमास वाला जो भी सेंटेंस होगा वो डायरेक्ट स्पीच का कहलाता है। तो इसमें इन्वर्टेड कोमास लगे हुए हैं, ही हैज़ कम, ये जो बात लिखी हुई है ये सारी की सारी इन्वर्टेड कोमास में है लिखी हुई। तो ये कैसा है? ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो अब इस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस के हम पार्ट्स समझेंगे कि किसे क्या कहते हैं। जो इसमें हिस्से हैं सेंटेंस के उन्हें अलग अलग क्या नाम दिया गया है। तो सबसे पहला जो यहाँ रखा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पीकर। क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। और स्पीकर को ही क्या कहते हैं हम? दूसरा सब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक, जनरली हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं, जो सबसे पहले आता है, जो काम को करता है। ठीक, तो यहाँ मोहन है कहने वाला, तो मोहन सब्जेक्ट हुआ। लेकिन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की भाषा में हम इसे क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। इसके बाद ये वर्ब लिखी हुई है। ठीक, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। तो अब ये वर्ब क्या कहलाती है? वर्ब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की भाषा में क्या कहते हैं? इसे हम जब पढ़ते हैं नरेशन में, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या नाम होता है इसका? रिपोर्टिंग वर्ब। वर्ब तो कहते ही हैं इसको, लेकिन नरेशन में या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इस वर्ब को, सैड या से को, स्पीकर के बाद आने वाली वर्ब को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसके बाद जो यहाँ ये लिखी हुई है इसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। तो ध्यान है नाम। ठीक, इस टू को क्या कहते हैं हम? प्रीपोजिशन कहते हैं। तो ये तो कहीं भी होगी, इसे तो हम प्रीपोजिशन ही कहेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की भाषा में या जनरल सेंटेंस में प्रीपोजिशन ही कहते हैं। अब इसके बाद आने वाला क्या कहलाता है? ये सबको पता है, ऑब्जेक्ट कहते हैं इसे हम। लेकिन नरेशन में क्या कहते हैं? नरेशन में क्या कहते हैं इसे हम? लिसनर। ठीक, क्या कहते हैं नरेशन में? लिसनर कहते हैं। तो दो बातें क्लियर हुई हमें, सबसे पहले स्पीकर और उसके बाद लिसनर। यानी स्पीकर क्या हुआ? कहने वाला, और लिसनर क्या हुआ? सुनने वाला। और ये जो पूरी बात लिखी हुई है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्या आता है? क्या बताया था हमने? इन्वर्टेड कोमास के अंदर ये आता है नरेशन, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, यानी कथन आता है किसी का भी। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है? क्या कहते हैं इसको हम? रिपोर्टेड स्पीच। बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ मैं, समझ के चलेंगे हाथों हाथ। और इन कोमाज का नाम क्या होता है? इन्वर्टेड कोमाज। ठीक, और ये जो लगा हुआ है यहाँ, इसे क्या कहते हैं हम? केवल इसे कोमा कहते हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई है कि डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के पार्ट्स का अलग अलग नाम क्या होता है। इतनी बात समझ में आ गई है। तो सबसे पहले कौन होता है? स्पीकर। उसके बाद कौन होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद कौन आता है? लिसनर। लिसनर के बाद क्या आती है इधर? रिपोर्टेड स्पीच। केवल इतने नाम ध्यान रखने हैं। ये प्रेपोजिशन या इन्वर्टेड कोमाज, इनके नाम याद रख भी सकते हो, नहीं भी, ये इतने ज़रूरी नहीं है। लेकिन पढ़ते 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 ये सारे के सारे नाम याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले अब क्या करना है हमें काम? अब एग्ज़ाम में आता क्या है हमारा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ। यानी कि ये डायरेक्ट का सेंटेंस दिया हुआ है, अब इस डायरेक्ट के सेंटेंस का क्या करना है हमें? इनडायरेक्ट के सेंटेंस में चेंज करना होता है। इतना ही काम हमें करना है। कभी कभी क्या होता है, इनडायरेक्ट के सेंटेंस से डायरेक्ट बनाने के लिए आ जाता है। तो अब कुछ रूल्स, कुछ नियम होते हैं जिनको अप्लाई करके हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो अब देखेंगे हम सबसे पहले।
अब इन्वर्टेड कोमाज में कई तरह के सेंटेंस आते हैं, ठीक। क्या क्या बताया मैंने, इनडायरेक्ट के सेंटेंस में कई तरह के सेंटेंस आते हैं। जो स्पीच आती है वो डायरेक्ट में, तो वो कई तरह के सेंटेंस आते हैं, उसमें अफर्मेटिव भी आता है, निगेटिव भी आता है, इंटरोगेटिव भी आता है, ठीक। और इम्पेरेटिव आता है, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इतने सारे सेंटेंस आते हैं। तो हमें पढ़ने क्या क्या है वो पहला टॉपिक में लिख देता हूँ यहाँ। सबसे पहला हम लिखेंगे असर्टिव सेंटेंस, ये हमारा सबसे पहला है, ठीक। अब असर्टिव सेंटेंस के बाद हम दूसरा क्या टॉपिक अपना कवर करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद कौन से आते हैं, नंबर 3 इंपीरेटिव सेंटेंस, ठीक। पहला असर्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा इंपीरेटिव, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये केवल 5 तरह के सेंटेंस हमें पढ़ने हैं, ठीक। केवल 5 तरह के, केवल ये 5 तरह के सेंटेंस हम सीख जाएंगे अगर, तो हम कह सकते हैं कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख चुके हैं। क्लियर है बात। तो सबसे पहला असर्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा इंपीरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी, पांचवा ऑप्टेटिव। अब एक एक वन बाय वन एक एक करके अब हम इनको समझेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारा कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं भाई, कोई पूछ लेगा भाई, चलते हुए रास्ते में जा रहे हो, सेंटर से जा रहे हो अपने, या स्कूल से जा रहे हो, कोचिंग करने के बाद जा रहे हो रास्ते में, और कोई रास्ते में भाई ईख खोद रहा है अपनी, पानी दे रहा है, कोई भी थोड़ा बहुत वो पढ़ा लिखा है और वो तुम्हें मिल गया, ठीक। या कोई औरत है घास काट रही है, ठीक। तो घास घास घूस काट कर उसने अपनी गड्डी बांध कर रख रखी है सड़क पे, और तुम जा रहे हो साइकिल से इधर से गाने गाते हुए, इधर उधर देखते हुए। तो उस बुढ़िया ने या उस आदमी ने तुम्हें रोका, ने भाई जरा भैया मेरी वो गड्डी उठवा दिए। क्या कहा उसने कि मेरी गड्डी उठवा दिए जरा, यो तुमने सोचा कि यार चलो उठवाई दो। बहुत से होंगे क्या ना, मुझसे ना उठने की, मैं जा रहा हूँ जल्दी। बहुत से तो सुनेंगे ही नहीं, लेकिन किसी के मन में मान लो दया आ गई थोड़ी सी, तो वो रुक रुक गया वहाँ, उसने सोचा कि यार चलो उठवा दो, उसने उठवा दिया। वो पूछेगी ना लल्ला कहाँ से आ रहा है या लल्ली कहाँ से आ रही है, तो वो बता देगा ना जी मैं कोचिंग करके आ रहा हूँ, पढ़ के आ रहा हूँ। तो कहेगी ना पढ़ के आ रहा है, अच्छा ना, पढ़े तो हम भी थे। समझ गया नहीं क्या कहेगा ना, पढ़े तो हम भी थे, क्या 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 पढ़ के आ रहा है तो ये बता जरा। तो वो बताएगा ना भाई हम तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ के आए हैं, नरेशन पढ़ के आए हैं, ठीक। वो कहेगी अच्छा। और है ना, उसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ के आए हैं आज, असर्टिव सेंटेंस। कौन सा पढ़ के आए हैं, असर्टिव सेंटेंस। तो वो बुढ़िया कहेगा ना ये क्या हो लल्ला है असर्टिव सेंटेंस, अब उसे समझाओ। समझ गए, अब उसे समझाओ। तो बहुत ही आसान भाषा में हम असर्टिव सेंटेंस को कह क्या सकते हैं, देखेंगे ध्यान से यहाँ। अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। और अफर्मेटिव का ही दूसरा क्या नाम है, पॉजिटिव। समझ लेंगे ध्यान से बात। असर्टिव सेंटेंस दो सेंटेंसेस को मिलाकर या दो सेंटेंसेस को हम कह सकते हैं, वो कौन कौन से हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव, ठीक। कौन कौन से हैं वो सेंटेंस, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस को भी हम क्या कह सकते हैं, असर्टिव। निगेटिव सेंटेंस को भी हम क्या कह सकते हैं, असर्टिव। और अफर्मेटिव सेंटेंस का दूसरा नाम क्या है, वो है पॉजिटिव। क्या है दूसरा नाम, पॉजिटिव सेंटेंस। तो अब तुम उस बुढ़िया से आराम से बता दोगे, या कोई भी रास्ते में मिलेगा तो आसान भाषा में बता दोगे कि भाई
अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो अब वो पूछे भी अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से हों, ये तो बता दे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं कौन से होते हैं, बड़े आसान से हम समझ लेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हम हर बात को स्वीकार कर लेते हैं, एफर्म कर लेते हैं। एफर्म का क्या मतलब होता है, मान लेना। वह स्कूल जाता है, मानी जा रही है नहीं बात, ठीक। सूर्यपुरम में निकलता है, मोहन घर आता है, मोहन स्कूल जाता है, मैं खाना खाता हूँ, वो दिल्ली जाएगा। तो सभी में क्या है, बात मानी जा रही है, यानी कि एफर्म यानी पॉजिटिव बात हो रही है, उसमें सकारात्मक क्या कहते हैं, और हम सकारात्मक कह सकते हैं। तो पल्ले पर पड़ गई बात नहीं कि जिसमें हर बात स्वीकार कर ली जाती है, हर बात का इकरार कर लिया जाता है। दो शब्द ध्यान रखेंगे, बड़े अच्छे शब्द हैं उर्दू के। पहला शब्द है इकरार, और इधर क्या करेंगे हम, इनकार, ठीक। तो बहुत हल्के हल्के शब्द हैं। पहला क्या है, इकरार है, हाँ, और दूसरा क्या है, इनकार। तो हर बात में अगर कोई इनकार करे जा रहा है, वह स्कूल नहीं जाता है, वह खाना नहीं खाता है, वह चाय नहीं पीता है, वह दिल्ली नहीं जाएगा, वह कल नहीं आया, मेरे पास किताब नहीं है, तो क्या कर रहा है, वो इनकार कर रहा है हर बात में। समझ गए, क्या कर रहा है, हर बात में इनकार कर रहा है। तो वो कौन सा सेंटेंस कहलाएंगे, निगेटिव। और जिसमें हर बात में वो इकरार कर रहा है, इकरार माने स्वीकार कर रहा है, मान रहा है ना, हाँ भी सही बात है, मैं घर जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं सो कर उठता हूँ, मैं दौड़ने जाता हूँ, मैं रेस लगाता हूँ। तो ये क्या है, सारे के सारे इकरार वाले सेंटेंस है। इकरार का मीनिंग क्या होता है, मान लेना, एफर्म, ठीक, पॉजिटिव बात, सकारात्मक। तो दोनों बातें क्लियर हुई नहीं इतनी, बस। तो असर्टिव सेंटेंस को हम देखेंगे सबसे पहले। तो असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कुछ रूल्स देखेंगे ध्यान से। SAY, से अगर लिखा हुआ है हमारे पास, तो से का क्या कर देंगे, हम से रहने देंगे। और से टू लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, इसका हम टेल कर देते हैं। सेज लिखा हुआ है, तो उसकी जगह हम सेज ही लगा देंगे। यानी क्या मतलब है, इधर वाले जो शब्द हैं ये कहाँ मिलेंगे हमें, ये सारे शब्द हमको मिलेंगे डायरेक्ट के सेंटेंस में। और इधर वाले शब्दों का जब हम इनमें चेंज करेंगे, तो ये कहाँ लगाने हैं हमें, इनडायरेक्ट वाले सेंटेंस में। यानी हम डायरेक्ट का सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे, तब ये वाले शब्द हमें लगाने हैं इधर वाले। और सेज टू का टेल्स, ठीक। सेज टू का क्या करते हैं, टेल्स करते हैं। तो ये बात ध्यान देंगे हम कि ये सारे के सारे, ये जितनी भी वर्ब लिखी हुई हैं इस तरफ, ये कैसी हैं, सारी की सारी प्रेजेंट में है। कैसी हैं, सारी प्रेजेंट में है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है, सब इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या कह सकते हैं हम कि इधर ये सारी प्रेजेंट में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इधर क्या लिखेंगे हम, सैड का सैड, और जी सैड टू का टोल्ड। तो ध्यान से समझेंगे बात। से फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म आई। सैड सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म आई। से टू का हुआ टेल। से टू माने भी किसी से कहना, और टेल माने क्या होता है, बताना। तो जब से अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है, टेल भी अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। तो सैड क्या है, सेकंड फॉर्म है। किसकी फॉर्म है, सेकंड, ये से की। और ये टोल्ड किसकी सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, फिर टेल की। समझ में आ गई नहीं, टेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड होती है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल। अब क्या करना है हमें, कंजंक्शन लगाना है, दैट। क्या लगाना है, कंजंक्शन दैट लगाना है। और सारे इन्वर्टेड कोमास हटा करके सेंटेंस हम जोड़ देंगे। सभी कोमास हटा देंगे। क्या लिखा है, सभी कोमास हटा देंगे।
तो बन गया हमारा इंडायरेक्टर। तो ये इतना सा नियम हमें फॉलो करना है, सबसे पहली बात है, इतनी सी बात ध्यान रखेंगे। अब एक आध सेंटेंस बना के देखते हैं हम। बहुत आसान सेंटेंस है, देखेंगे ध्यान से। ही सेज टू मी मोहन हैज कम। तो अभी क्या बताया था मैंने, ही की जगह तो ही लगा देंगे। सेज टू का क्या लिखा था हमने रूल, टेल्स मी। सेज टू की जगह क्या आ गया, पूरा टेल्स, कंजंक्शन लगेगा यहाँ। ठीक, सभी कोमास हमने हटा दिए, इसे ऐसे ही हम उतार देंगे, नो चेंज। तो ये हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल हुआ है। अब बात ये वाली सोचनी है कि हमने याद कर रखा है इज एम आर की जगह वाज एवर आता है, हैज़ की जगह हैड आता है, हैव की जगह भी हैड आता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है। तो वो कब चेंज करेंगे हम, ठीक। तो उसी के लिए एक बात हम यहाँ लिखेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, ठीक, क्या लिखा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो, फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज। ठीक, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज। जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होगा उसके टेंस में हम किसी प्रकार का कोई चेंज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब इस टेंस से मतलब क्या होता है, कोई सोचेगा भी टेंस क्या होता है। ठीक, टेंस का मीनिंग जब भी कहीं टेंस लिखा हुआ दिखाई देगा तो टेंस का सीधा सीधा हम किस चीज़ की तरफ संकेत समझेंगे कि टेंस किसी ने लिखा है तो टेंस के द्वारा वो क्या बात बताना चाहता है। तो क्या बताना चाहता है, वो केवल वर्ब के बारे में बताना चाहता है। अगर हम कह रहे हैं टेंस में चेंज नहीं करेंगे तो क्या मतलब है इसका, कि उसकी उस सेंटेंस की वर्ब में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। कैसे, इधर ये प्रेजेंट में है तो इधर हमने इधर के टेंस में कोई चेंज नहीं किया, तो टेंस का क्या मीनिंग है, हैज़ का हैड कर देते हैं हम। ठीक, कब करेंगे वो आगे पढ़ेंगे अभी। तो टेंस का मीनिंग किस चीज़ से होता है, केवल वर्ब से होता है, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। तो एक नियम क्लियर हुआ हमारा, बहुत आसान है। अब इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर दो बातें आई हैं, तो कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, ये वाली बात देखेंगे ध्यान से। तो एक सेंटेंस प्रेजेंट का हुआ, एक मैं बताता हूं फ्यूचर का। ही विल से टू हर, दे हैव डन देयर वर्क। ठीक, तो ही विल से टू हर, अब विल आ गया, विल या शैल कहाँ आता है, हमेशा फ्यूचर टेंस में आता है। तो ये बात क्लियर है हमारी कि अब ये सेंटेंस किस चीज़ का है, फ्यूचर टेंस का है, तो इसमें नो चेंज। तो क्या करेंगे, ही विल से टू का क्या पढ़ा है हमने, टेल, हर कंजंक्शन क्या लगाते हैं, दैट। ठीक, कंजंक्शन कहाँ लगता है, जब दो सेंटेंसेस को हमें जोड़ना है या कोमास जहाँ लगे हुए उस कोमे को हटाने की जगह क्या लगाना है, हमें कंजंक्शन लगाना है। ऐसे ही जोड़ देंगे सर, दे हैव डन देयर वर्क। ठीक है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर की बात क्लियर हुई है इतनी। अब इससे आगे हम और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे बाद में, इसे देख लेंगे ध्यान से।